हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा कि फिजिक्स में सिचुएशन दी जाती है और उससे प्रिडिक्शन जो करना है वो इतना आसान नहीं है, तो आपको अपने दिमाग को हर तरफ से खुला रखने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो ही सोल्व आउट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए चलो करते हैं आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका द वर्क फंक्शन। तो इसमें फाई दे दिया hc/λ0। तो हमसे कट ऑफ वेवलेंथ पूछी है। ठीक है, तो जैसे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, तो वो फ्रीक्वेंसी जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही होगा, उससे कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा की उल्टी रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए मिनिमम, तो वेवलेंथ मैक्सिमम। तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ हमसे पूछी है द कट ऑफ वेवलेंथ। इससे ज़्यादा वेवलेंथ आपको नहीं देनी। जैसे फ्रीक्वेंसी का है तो इससे कम फ्रीक्वेंसी आपको नहीं देनी इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है। तो λ0 हमें पता करना है। तो एच सी की मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू की। एच सी की वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में नैनोमीटर में होती है ये। ठीक है, तो ये एनर्जी जूल में कन्वर्ट की जा सकती है। नैनोमीटर तो जूल, मीटर आप कह सकते हो अगर सारी पावर्स और नंबर आगे रख दें तो वही। और इसको 3.315 से, तो अब ये कुछ बच्चों को नहीं पता मिलेगा। वैसे मैंने बता दिया था, ये आप लोगों को क्लास में याद रहा हो तो अच्छी बात है। तो ये यूज़ कर सकते थे आप लोगों ने पहले एच की वैल्यू यूज़ की होगी, सी की वैल्यू यूज़ की होगी, फिर बड़ी कैलकुलेशन होगी काफ़ी लेंथी। तो ये अगर आप याद रख लेते तो अच्छा है, याद रह जाए तो 1242। और ये याद तभी रहता है जब आप न्यूमेरिकल काफ़ी सारे प्रैक्टिस करते हो। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और 3.315 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 374.6, यानी अप्रोक्स 375। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे काट ही दिया मैंने, ये काट रखा है यहाँ पे, नैनोमीटर में आंसर आ गया। तो 375 नैनोमीटर। तो फोर्थ, इसके बाद ओके हिट हो गए थे नाइन्थ। अब नाइन्थ क्वेश्चन, एनर्जी लेवल ए बी सी ऑफ एन एटम कोरस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ। ठीक है, एनर्जी लेवल ए बी सी ऑफ एन एटम, एटम के ए बी सी एनर्जी लेवल बना लो आप। जब भी जो क्वेश्चन बोले वो डायग्रामेटिकली बना लो, जैसे मैंने बना दिया और मैंने ऐसे लेवल ए बी सी नाम रख दिए। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी है तो ए के सबसे नीचे, बी ऊपर, सी ऊपर, तो ये एनर्जी सबसे नीचे। ऐसे λ1 λ2 λ3 वेवलेंथ है कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन सी टू बी, तो सी टू बी को मैंने λ1 नाम दे दिया। ऐसे ही बी टू ए को λ2 और सी टू ए को λ3। तो ये ट्रांजिशन अगर होते हैं तो बताइए करेक्ट रिलेशन क्या है λ1 λ2 एंड λ3 के बीच की। तो इसमें सिंपल सा आपका फंडा लगना है, हायर लेवल से, थर्ड लेवल से यानी सी से ए पे जंप किए तो ये एनर्जी एटम की चेंज हुई, डेल्टा E3 बोल दो इसको। और दूसरे केस में देखो तो सी से पहले बी आए, बी से फिर ए आए, तो एनर्जी कंजर्व होती है। तो डेल्टा E3 इज इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2, इस तरह सोल्व कर सकते हो। फिर डेल्टा E हर तरफ hc/λ, hc/λ1, hc/λ2, hc से hc थ्रू आउट कैंसिल आउट, 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये आंसर आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस इन गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट। तो बताया था मैंने गीगर मार्शल नाम से आएगा, रदरफोर्ड फेमस नाम है लेकिन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के नाम से नहीं आएगा। तो अल्फा पार्टिकल है, गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, इट मोमेंटरली स्टॉप एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर मोमेंटरली, कुछ पल के लिए ये रुका, एक पल के लिए। फ्रॉम द रिवर्स इज इट्स डायरेक्शन, और अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। देन डी इज प्रोपोर्शनल, तो डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको पता है सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, ये पता होना चाहिए, क्लास 11th में ग्रेविटेशन में समझाया जाता है। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है चार्जेस की, स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर नहीं होता, आर होता है। तो आर स्क्वेयर कर दिया तो कूलम्स लॉ बन जाएगा। तो ये भी कुछ बच्चों ने गलती की होगी। आर यहाँ पर क्या है, उसको डी बोला गया। तो डी और के में कैसी रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो हमसे यही पूछा गया है, डी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/k होगा। ठीक है, 1/k के प्रोपोर्शनल है। केवल के पूछा जाता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। ओके, डी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/k, हाँ ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग सिलिकॉन, सिलिकॉन है इज ऑब्टेन बाय डोपिंग इंट्रिंसिक सिलिकॉन विद। तो इंट्रिंसिक सिलिकॉन को किसके साथ डोप करें कि एन टाइप हमें मिल जाए। तो एन टाइप नेगेटिव चार्ज कैरियर, टाइप कैरियर नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर। ठीक है, तो वो फॉस्फोरस आएगा पेंटावेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेकर आएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब क्या है, ये आपकी डायोड है, तो इधर हाई पोटेंशियल लगाना है, इधर लो, तो आपका फॉरवर्ड बायस, और इधर लो लगा देना, इधर हाई, तो आपका रिवर्स बायस। तो यानी पोटेंशियल बैरियर की हाइट आपने बढ़ा दी है, तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, डिप्लीशन रीजन वाइडन चौड़ा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो असर्शन रीजन पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। हाँ, तो आपको ये ग्राफ याद होगा, इधर फोटो करंट और इधर इंटेंसिटी, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होती है, ड्यूअल नेचर में हमने पढ़ा है। तो फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, हाँ ये बात कहनी ज़रूरी है, गिवन किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रखने पर, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से भी तो फोटो करंट बढ़ जाता है ना, तो इसलिए एक वोल्टेज के ऊपर फिक्स रख के फिर आप इंटेंसिटी को चेंज कीजिए। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे चेंज होती है फोटो करंट चेंज होता है, तो पहली बात ट्रू है। ठीक है, फिर इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऐसा क्यों, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दी है। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको पता है जो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा फोटॉन्स उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, तो यानी पर सेकंड निकलने वाले फोटोन बढ़ गए हैं, और हर एक फोटोन मान लो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पा रहा है, उसे सूटेबल कंडीशन मिल रही है निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो हर एक अगर निकल पा रहा है तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए पर सेकंड। तो रीज़न भी ठीक है। ठीक है भाई, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो करंट क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ना, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने का मतलब फोटोन ही तो आकर कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न, तो दोनों ही बातें ठीक है। लेंजिस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिकॉज इसमें हम जो वर्क डन करते हैं, मान लो मोशनल ईएमएफ वाला आप केस ले लीजिए ऐसे, तो आप इसको इधर चलाइए और आप इसको इधर चलाइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगा के देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर ऐसे, तो आप या राइट हैंड रूल भी लगा के देख सकते हैं। तो इसमें करंट डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगी, तो इस पर अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो लगातार इस पर इधर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि इधर अगर मान लो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, इधर जाने पर क्रॉसिस बढ़ रही है, तो ये क्या बनाएगी, क्रॉसिस को घटाना चाहेगी, डॉट बनाएगी, राइट हैंड रूल लगाएंगे तो डॉट बनाएगी, तो करंट होगा ऐसे। और फिर आई एल क्रॉस बी करेंगे आप, तो आप एल क्रॉस बी करेंगे तो जो कि करंट की डायरेक्शन, तो करंट नीचे बी पेज के अंदर है हमारा, तो आप इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एक तरह से। तो ये आप निकाल के देखेंगे इसमें एल क्रॉस लेंथ के अलोंग और फिर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो आप इस पे फोर्स निकाल के देखेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी। ये एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पर देखो ये क्रॉस बढ़ रही है ना, तो डॉट बनाएगा, ये बात तो मैंने ठीक की, लेकिन राइट हैंड रूल लगाएंगे तो डॉट बार की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, ऐसे होगी, ये उल्टे जल्दी में उल्टे लग गए यारो। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, जिसके कारण आप देखोगे फोर्स जब आप एल क्रॉस बी करके लगाओगे या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो फोर्स अंदर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है रोड पे और आप बाहर की तरफ इसे खींच रहे हो, तो आप वास्तव में मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है और आप पॉजिटिव, तो एक दूसरे के अपोजिट्स काम कर रहे हैं। तो आप जो एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, वही एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में। तो ये रीज़न है इसका कि आप मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हो। आप इस केस के अंदर किसी भी फोर्स के, मतलब मान लो ग्रेविटी के खिलाफ अगर मैं किसी भी चीज़ को ज़मीन से ऊपर उठाता हूँ तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है और मैं ऊपर उसे खींच रहा हूँ, और फिर मैं उसे रिलीज़ करता हूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और अपने आप नीचे गिर जाती है, तो मेरी एनर्जी ही तो उस पत्थर के अंदर भर गई। तो ऐसी ही सिचुएशन कुछ यहाँ पर हो रही है। तो ये भी आ गया समझ में। तो लेंजिस लॉ ठीक है। देयर इज़ नो पावर लॉस इन एन आइडियल इंडक्टर, पावर का कोई लॉस नहीं होगा, तो ये रीज़न नहीं है असर्शन का, ये अलग से बात की गई है आइडियल इंडक्टर के बारे में। तो आइडियल इंडक्टर में आपको बताया पावर का फॉर्मूला ERMS IRMS cos फाई होता है और फाई π/2 होता है, जिसके कारण cos 90 जीरो हो जाएगा। तो पावर जो लॉस है, पावर कंजप्शन है, वो जीरो निकल के आएगा। तो P पावर कंजप्शन या पावर लॉस है, ठीक है, जो एक डिवाइस के अंदर होता है। तो इसमें ये तो केवल इंडक्टर की अलग से बात की गई है, लेंजिस लॉ की एक्सप्लेनेशन नहीं है।
असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों बातें ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। 15th क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंटर विद द सेम मोमेंटम p in a magnetic field b vector such that p vector perpendicular to b vector, okay then both describe a circular path of the same radius। तो आप क्या करेंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे है, परपेंडिकुलर एंटर करे, वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो जो क्यू वी क्रॉस बी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स भी इन दोनों के वी वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो सर्कुलर मोशन करेगी बॉडी। और इसमें हमें पता है सर्कुलर मोशन करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी इस वैल्यू के इक्वल होगा, और वी से वी कट गया तो ये बन गया पी मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो एम वी दोनों का सेम दे रखा है हमें असर्शन के अंदर, तो एम वी बाई आर, तो दोनों के जो है सेम रेडियस होगी, तो आर, हाँ ठीक है, आर इज इक्वल टू आ जाएगा पी बाय क्यू बी। पी दोनों का सेम है, क्यू चार्ज दोनों पे सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एंटर किए है ये बी वेक्टर, इन्हें वो यूनिफॉर्म दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टोटल सेम मोमेंटम इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो वो जो इन्हें यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, वैसे यूनिफॉर्म देना चाहिए था सीबीएसई वालों को कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी दोनों के लिए, तो ठीक है बी वेक्टर कह दिया इन्होंने, वेक्टर कह दिया तो इसका मतलब दोनों के लिए ही बी वेक्टर की वैल्यू सेम है, तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे बात कर सकते हो। रीजन, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, तो जो रेडियस होगी वो कैसे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड में, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, तो ठीक है यही रीज़न है। क्यों, क्योंकि क्यू भी सेम है और पी दोनों का सेम दे दिया, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वेक्टर के मोड के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल अगर आर को निकालना है तो पी बटे क्यू भी करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन का मतलब हाँ पी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, तो प्रोपोर्शनल है, तो यही इसका रीज़न है। और बाकी सारी क्वांटिटी सेम है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पी दोनों का सेम है तो आर भी दोनों का सेम होगा, तो रीज़न भी, तो इसमें ए आंसर आएगा भाई। 16th, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़, तो ये आपको पता ही है मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होती है, एम इज इक्वल टू जब आप निकालते हैं तो थीटा आई बाय थीटा ओ आप निकालते हैं, यानी आप एंगुलर मैग्नीफिकेशन देखते हैं, आप विजुअल एंगल देखते हैं कितना बना, तो हमारी आंख पे विजुअल एंगल कितना बना, तो विजुअल एंगल हमारी आंख पे जो बना रहा है वो आई पीस के थ्रू बन रहा है, तो आई पीस हमारी आंख पे कितना विजुअल एंगल बना रहा है, तो आई पीस पर ये अगर आई पीस है और ये फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई, तो यहाँ से आप देखें तो ये एंगल बन रहा है, तो ये एच आई है और ये आपका यू ही है, हमें नहीं पता कितनी दूर बन रहा है, मान लो जितनी भी दूर बन रहा है उसको यू ही नाम दे दिया आई पीस से, तो थीटा आई क्या हो जाएगा एच आई बाय यू ई, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और 1 थीटा नोट, थीटा नोट क्या है, जिस चीज़ को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है उसी चीज़ को बगैर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के देखिए और 25 सेंटीमीटर दूर रख के देखिए आँख से, तो 25 सेंटीमीटर उसमें रहेगा ही रहेगा, तो उसका कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है, तो ये एच ऑब्जेक्ट की हाइट और ये डी दूरी पे देख रहे हैं, अब ये थीटा नोट बन रहा है, तो एच बाई डी, एच ओ बाई डी बल्कि कह दीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट, तो एच आई बाई एच ओ क्या है मैग्नीफिकेशन, और डी ऊपर चला जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका एच आई बाई एच ओ इंटू डी ऊपर आ गया और बाय में यू ई, तो एच आई बाई एच ओ जो आपका वो क्या है, उसे क्या लिखा जा सकता है, तो वो मैग्नीफिकेशन ही है ना, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो लेंस की मैग्नीफिकेशन क्या होती है वी बाय यू। अब मान लेता हूँ जो मेन ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे कितनी दूर बनी है, जो जहाँ पे हमने एच आई लिया था इमेज डिस्टेंस, तो वो वी ओ बनी है, वो पॉजिटिव बनी है, और यू ओ ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर रखा है तो माइनस डिस्टेंस पे, तो माइनस वी ओ बाई यू ओ तो आ जाएगा इसकी जगह पे, और इनटू में डी बाय यू ई, और अब यू ई ढूंढा जा सकता है ये देख कर कि आप वी कहाँ पर चाह रहे हो, वी अगर आप इन्फिनिटी पे जा रहे हो कि वी ई आई पी एस इमेज इन्फिनिटी पे बनाए, तो फोकल लेंथ आई पीस की पता है वी ई, हमने खुद कंडीशन रख दी यहाँ बने, तो यू ई ढूंढ लेंगे कहाँ बनेगा, हम चाहते नहीं 25 सेंटीमीटर पे बने, तो फिर कैसे पता करें, तो फिर वी ई आपका डी के इक्वल हो जाएगा, और इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर यू ई की वैल्यू पता है तो, हाँ साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने लगा दी ऑलरेडी माइनस, ठीक है, तो यू ई उसमें भी पता चल जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ आई पीस की पता, और डी डिस्टेंस पे मैं चाहता हूँ 25 सेंटीमीटर, तो मुझे वी ई भी पता, तो दो चीज़ पता है, तो लेंस फॉर्मूले से मैं यू ई पता कर लूँगा,
तो वहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो फाइनली फॉर्मूला जो आएगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा। तो क्या समझ में आया कि जो मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो नेगेटिव होगी। तो ये बात ट्रू है। फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है जब मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब दोनों एक सीधा है तो एक उल्टा बन रहा है। तो फाइनल इमेज उल्टी बनेगी, इरेक्ट नहीं बनेगी। फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट अगर सीधा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट बनेगी। फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट नहीं, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए। तो ये बात तो वैसे ही गलत हो गई, तो एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, तो इसका सी होना चाहिए 16th क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए करते हैं हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें हमें टर्मिनल ऑफ ए सेल आर कनेक्टेड टू अ कंडक्टर। ठीक है, एक सेल है हमारे पास, उसके टर्मिनल को आर से कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस से। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट, में से करंट फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल आल्सो ऑफर द सम रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ द करंट। इलेक्ट्रोलाइट के पास भी अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब उसके अंदर भी जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो कोलिजन होता है। लाइक द कंडक्टर, कंडक्टर में भी ऐसा होता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये नेचर, एरिया और इलेक्ट्रोलाइट और उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ए पार्ट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल इज वेस्टेड। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल ने जो भी सेल के पास टोटल एनर्जी है, जो कि नॉन स्टिक इक्वेशन के द्वारा आप दे सकते हो, वो जो भी सप्लाई की टोटल एनर्जी नॉन स्टिक इक्वेशन के थ्रू आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ को भी डिफाइन कर सकते हो। तो जितनी भी टोटल एनर्जी है आपकी सप्लाई की गई है सेल के द्वारा, उसमें से कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करने में या हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई, वेस्ट हो गई। ठीक है, तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करता तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन नोन एज ईएमएफ, तो उसे ईएमएफ बोला जाता है। तो ये इन्होंने बता दी ईएमएफ की डेफिनेशन। करंट ड्रॉ करते हैं तो उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी, तो आप करेक्ट चूज करो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए। पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द टू टर्मिनल सेल क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन। हाँ, तो देखो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है अगर डिस्चार्जिंग हो रही है सेल की। तो डिस्चार्ज ऑफ ए सेल लिख दिया, और हमेशा वी ई से कम होगा इस कंडीशन में। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सेल का वो डिक्रीज होता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, देखो जो आपका ये होता है ना इलेक्ट्रोलाइट और आपका सेमीकंडक्टर, इनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, तो टेम्परेचर घटने से बढ़ेगा। तो ये बात गलत है वैसे तो, चलो मैं इसको नहीं देखता। व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन वी, करंट ड्रॉ किया जाएगा, सेल से ड्रॉ किया जा रहा है ये कहा गया, तो डिस्चार्जिंग हो रही है, तो ये रिलेशन होती है। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो सेल के जो दो टर्मिनल के बीच में ग्राफ होगा, अगर करंट है आई ड्रॉ किया जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन विद ए नेगेटिव स्लोप, तो ये होगा वी के टर्मिनल वी। और हाँ तो ठीक है, जब जिस समय आई आपका मैक्सिमम होगा तो ई माइनस आई आर, तो सबसे बड़ी मान लो आई आर आपका ई के बराबर, तो वी जीरो हो जाएगा, और आई जीरो है जिस समय वी इज इक्वल टू ई है तो मैक्सिमम है। हाँ तो यही होगा, तो ये भी ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे ठीक है, बी इनकरेक्ट है, बी गलत बात कह रहा है। बी क्या कह रहा है, इंटरनेशनल सेल डिक्रीज होता है टेम्परेचर घटाने से, नहीं टेम्परेचर घटाने से बढ़ता है। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया, दोनों का पैरेलल में कनेक्ट की गई इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो पैरेलल में जब भी दो सेल्स कनेक्टेड हो, तीन सेल कनेक्टेड हो, तो हमें पता है ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये फॉर्मूला लगाओ। E1 2 वोल्ट, तो ये देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो ये मैंने लिख दिया, और ये सोल्व हो गए 140/4 आ गया, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ये आ गया। इसके बाद आर इक्विवेलेंट को उधर ले गया, आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो दोनों 0.1 और 0.4 की मल्टीप्लाई करो, तो और बाय में 0.1 प्लस 0.4, तो 0.1 और 0.4 की मल्टीप्लाई से 4 लिख के बटे में 100 हो जाएगा, 0.1 और 0.4 जुड़ के 0.5 हो जाएगा, और फिर आप इसे सोल्व आउट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2.8 वोल्ट। तो लो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.8 वोल्ट, बी आंसर रहेगा इसका, इक्विवेलेंट ईएमएफ 2.8 आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिप्ड इन द सॉल्यूशन द इलेक्ट्रोड एक्सचेंज इज
चार्जेस विद द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड है वो चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट के साथ अपने चार्जेस को एक्सचेंज करती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डेवलप से पोटेंशियल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हायर पोटेंशियल आ जाता है, जीरो से बड़ा पोटेंशियल, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप्ड पोटेंशियल वी नेगेटिव माइनस का वी नेगेटिव लगाना, वी नेगेटिव यानी एक नंबर है और उस नंबर के आगे नेगेटिव, तो दूसरी पे जीरो से छोटा पोटेंशियल आ जाता है रिलेटिव टू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में अगर ये हमारे पास सेल है तो इसका पोटेंशियल तो बढ़ गया और इसका घट गया। तो फिर पूछा जा रहा है नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा। तो जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच में, सेल से इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, तो इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही लेवल पे मान लो जीरो लेवल पे मान लो, जीरो से कुछ ऊपर चला गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का, कुछ नीचे नेगेटिव का, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ना, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू और ये पोटेंशियल की वैल्यू लीजिए और इनका डिफरेंस ले दीजिए। तो V प्लस में माइनस कर दीजिए, V माइनस खुद माइनस का था तो V प्लस प्लस में V माइनस, तो ये आएगा आपका नंबर पॉजिटिव जीरो से बड़ा और ये आपकी EMF होगी। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 आइडेंटिकल सेल्स है, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो पहली बात तो भाई पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल है तो वोल्टेज जो है आपकी इक्विवेलेंट 2 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है। जैसे बात करूँ पिछले क्वेश्चन की तो 2 सेल थी, एक 2 वोल्ट की और एक 6 वोल्ट की। अब आप का जो ई इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो वो 140/4 और गुणा में समथिंग ये 2.8 वोल्ट निकल के आया, तो अलग आया। लेकिन अगर ये 5 आइडेंटिकल सेल है और सभी ही आइडेंटिकल है तो सेम रहेगा इक्विवेलेंट, जब आप निकालोगे तो वो भी मैंने निकाल के दिखाया हुआ है। तो ये देखिए 2 वोल्ट ही निकल के आएगा, मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, ई इक्विवेलेंट इज बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इक्विवेलेंट E1 R1 तो 2/0.1 इनटू में ये प्लस में E2 R2, तो 5 बार लिखूंगा ना तो इनटू में 5 कर दिया और इनटू में R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट आपका क्या है 0.1 है जो वो 5 बार जोड़ो तो 1/0.1 तो 5/0.1 और 0.1 के नाम का, और ये फिर इसका उल्टा भी करना है आपको तो 1/50 आ जाएगा। तो ऐसे 2 वोल्ट ही निकल के आया आंसर, और R इक्विवेलेंट निकल के आया 1/50। तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो डायरेक्ट कि अब आप सोचिए एक बैटरी बन गई 2 वोल्ट की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये फॉर्मूला आप लगा, ये सर्किट आप बनाइए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.98। अब आपको सिंपल सर्किट दिखाई दे रहा है, और इस तरह का सर्किट अगर बन जाए तो करंट निकालने का फॉर्मूला टोटल EMF उठानी है इसमें, ठीक है। पोटेंशियल वो नहीं निकालना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल EMF 2 वोल्ट भाग में टोटल रेजिस्टेंस 9.98 प्लस में 1/50, और जो 1/50 है वो 0.02 है, तो 9.98 में 0.02 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, 2/10 तो 0.2 एम्पियर। तो इसका आंसर हो गया आपका 0.2 एम्पियर डी, जो कि ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता है पेपर किस बच्चे का है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन द ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में तो EMF की बात चल रही है, तो EMF है ये, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, इट बिकम्स 4 वोल्ट, और ये 4 वोल्ट बन गया तो ये V बन गया। व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन, तो I भी दे दिया। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सिंपल सी इक्वेशन, V इज इक्वल टू E माइनस IR इज इक्वल टू E माइनस V। तो हमें पूछा क्या है R, तो E माइनस V बटे I, तो E कितना 6 माइनस 4/2, तो ये 2/2 1, तो 1 ओम आ गया। अगली केस स्टडी को करते हैं। अगली केस स्टडी में बता रखा है कि TIR हमेशा डेंसर से रेयर के दौरान होता है, और इंसिडेंट क्योंकि डेंसर से रेयर जाएंगे तो लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर हटेगी, तो एंगल आई जितना होगा एंगल आर हमेशा उससे बड़ा होगा। एंगल आई बढ़ता जाएगा तो एंगल आर उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, उससे तो बड़ा रहेगा आर हमेशा आई से। तो जिस समय एंगल आई सी के बराबर होगा एंगल आर 90 हो जाता है। तो फिर अब आपसे बातें पूछी जा रही है। फॉर ए, तो इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए इसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जिस एंगल पे एंगल आई के लिए एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल आई को पूरे दोनों पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल है वो, ठीक है। फिर आप चाहे रेयर से डेंसर जाओ, चाहे डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, वापस किसी से किसी में जाओ, दोनों पेयर के लिए लाइट फिर चाहे डेंसर से रेयर जा रही हो या ना जा रही हो, आप बात कर सकते हो हमेशा क्रिटिकल एंगल के उस पेयर के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे इसलिए पेयर ऑफ मीडिया के लिए कहा गया है। तो फॉर ए रे इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल पे रे डाली गई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो देखिए जब भी लाइट डलती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ये तो हमेशा रहेगा और ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होंगे। यहाँ एंगल आई जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही रहेगा, तो एंगल सी जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल सी के बराबर रहेगा। तो एंगल सी देखो 0 है, 90 से छोटा है, 90 से बड़ा है, 90 के बराबर है। तो सीधी सी बात है भाई, देखो जब भी TIR हो या TIR होने से पहले क्रिटिकल एंगल तक आप क्या बात कर सकते हो, हमेशा स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। तो डेंसर मीडियम
और साइन सी जिस मीडियम में हो, और रेयर मीडियम और साइन 90। भाई अगर आपने यहाँ सी लिख दिया तो 90 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू 1। तो यानी हमेशा साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, NR/ND होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब NR की वैल्यू अगर हम बात करें, मैं एयर मान लेता हूँ उसको, तो NR की वैल्यू 1, तो 1/ND हो गया ना। और साथ में यहाँ मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये देखो मैंने मान रखी है साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 बाय, और दूसरा मीडियम NR का 1 मान लिया, बाय में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब जब साइन 90 बाय समथिंग है तो ऑटोमेटिकली 1 से छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि साइन 90 1 है, तो 1/n 1 से छोटी वैल्यू होगी, तो साइन सी भी जो है उसकी वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। तो सी इसका मतलब 90 नहीं हो सकता, तो सी 90 से छोटा हो गया, और एंगल सी के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इसका आंसर बी रहेगा। तो ये भी ठीक किया हुआ बच्चों ने, बड़ी मेहनत लग रही है, भी इतनी आसानी से नहीं हो रहे, पूरा दिमाग लगाना पड़ रहा है। डायरेक्ट मानता हूँ, लेकिन वही है बच्चों, अगर शुरू से प्रैक्टिस करो आप तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। प्रॉब्लम होती है शुरुआत से एंड तक, आपका लास्ट में आके मेहनत करते हो। ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट इन वाटर। ठीक है, 600 नैनोमीटर की वाटर में डाली गई है, वाटर एयर इंटरफेस पे एंगल लेस देन द क्रिटिकल एंगल से लेस है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा, लाइट आर पार चली जाएगी। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टेड रे से एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, सीधी सी बात है, लाइन के ऊपर एक रेयर और एक डेंसर, तो आपको क्या करना होता है, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, ये प्रोडक्ट इक्वल होती है आपस में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इक्वल होती है भाई, तो n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, तो ये मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। तो n1 वाटर की बात कर रहा हूँ, तो 4/3, तो वाटर में जो दे रखा है, तो वाटर में 600 गिवन है अगलों का, तो ये 3 200 4 800 नैनोमीटर आ गया λ2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इंटरफेस ए बी बिटवीन, न्यूमेरिकल अच्छे खासे आए हुए हैं, बिटवीन द टू मीडिया ए एंड बी इज शोन इन द फिगर, इन द डेंसर मीडियम ए द इंसिडेंट रे PQ। तो ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी, और ये इंटरफेस है भाई। तो जानबूझ के इन्होंने सब कुछ ए और बी में दे दिया, ताकि बच्चे को यही समझने में प्रॉब्लम हो जाए, कौन सा, मतलब बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही वो समझ पाएगा कौन सा ए मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ए इंटरफेस को, और कौन सा एरो आपका ग्रेजिंग को इंडिकेट कर रहा है या रिफ्रैक्टेड रे को इंडिकेट कर रहा है। तो जानबूझकर इन्होंने ए और बी के रूप में ही दिया है सब कुछ। तो द रिफ्रैक्टेड रे इज़ पैरेलल टू द इंटरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल है, नॉर्मल के साथ 60 हो गया। तो फिर से वही रूल जो मैंने सिखाया है कि इसमें इन्होंने बता दिया द रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द इंटरफेस, तो यानी इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजिंग कर रही है, तो ग्रेजिंग कर रही है, तो ये तो क्रिटिकल एंगल पे बात चल रही है, तो ये 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। यस, आप क्रिटिकल छोड़ो ना, आप स्नेचला लगाओ और बस आर को 90 पुट कर दोगे, तो ये रिलेशन निकल के आएगी, और इस रिलेशन से ऑटोमेटिक ND में NA पुट कर दो, क्योंकि ए हमारा डेंसर मीडियम है और बी हमारा रेयर मीडियम है, तो क्रिटिकल एंगल के साथ डेंसर मीडियम वाला आता है। तो फिर रे चाहे डेंसर से रेयर जा रही हो या रेयर से डेंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें तो बस क्रिटिकल एंगल जिसमें बन रहा है उसके साथ डेंसर मीडियम को बिठा दो, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो NB/NA निकल के आ गया, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। टू मीडिया ए एंड बी सेपरेटेड बाय द प्लेन बाउंड्री, फिर से 2 मीडिया ए और बी दे दी, प्लेन बाउंड्री सेपरेटेड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए गिवन है, बी में भी गिवन है। तो ए में स्पीड 2 × 10 की पावर और बी में इतनी, तो ए में कम है और बी में ज़्यादा, तो बी डेंसर है और ए रेयर है। ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ए से बी में जा रही है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल बताना है। तो फिर से हम देखिए, क्रिटिकल एंगल पे जब भी हम बात करेंगे तो हम ये सारी बातें लिख सकते हैं। तो NA sin C इज इक्वल टू NB। ऐसा क्यों लिखा मैंने, फिर से ए क्यों लिखा, क्योंकि जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम होता है। तो ए में स्पीड कम है, लाइट की स्पीड जिसमें कम होती है वो डेंसर मीडियम होता है। शायद मुझे लग रहा है पहले मैं उल्टा तो नहीं बोल गया, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ए में जिसमें स्पीड कम वो डेंसर, तो ए डेंसर और बी रेयर है, तो ए इसलिए साइन C के साथ आएगा, भी बताया था। अब देखो मुझे नहीं पता लाइट किस कहाँ से कहाँ गई, दिखा भी नहीं रखी इन्होंने, ठीक है। तो
तो मैं तो ये लगा दूंगा सीधा एन ए साइन सी इज इक्वल टू एन बी, साइन सी बराबर एन बी बाई एन ए, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्पीड की उल्टी रिलेशन, तो वी ए बाई वी बी, और वी ए बाई वी बी करते हैं तो 2/2.5 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 20/25 और 20/25 आपका 4/5, तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ये बच्चे ने ठीक किया हुआ है। अब ये पाथ ऑफ लाइट ऑफ रे थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इन दिस फिनोमेना द एंगल थीटा हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, देखो इसमें ना यही है कि देखो फिगर आपको दिखा दी, अगर आपने फिगर में 90 डिग्री नहीं देखा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री देखना ज़रूरी है, और 90 डिग्री देख लेते हैं तो ये नॉर्मल यहाँ लगा सकते हो। अब एंगल आर और दूसरा हो जाएगा 90 माइनस आर, और फिर ट्राइंगल बन रहा है आपका ये वाला। इस ट्राइंगल में आप 90 + 90 - आर + 5 मान लो, और ये रखोगे तो 5 बराबर आर ही आ जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू आर आएगा, तो 90 में से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस आर। तो दूसरे इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 माइनस आर है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ क्रिटिकल के बराबर है, तो इसको सी बोल सकते हो तुम, साइन सी। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजिंग दिखा रखी है, ग्रेज करके चल रही है। तो बस फिर अब आप लगा दो फॉर्मूला, एक बार इस इंटरफेस पे आप लगा दो एन साइन आर, तो इस मीडियम का एन है ना, तो इसका साइन आर इज इक्वल टू दूसरे मीडियम हवा है 1 साइन थीटा। तो भाई अब दूसरे इंटरफेस पे लगाओगे, फिर से एन है, लेकिन अब एन साइन सी हो जाएगा और इज इक्वल टू फिर से 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो आपका एन है वो 1/sin c है, 1/sin c लिखा जा सकता है, और c 90 माइनस आर है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये कोस आर बन जाएगा। फिर साइन आर बाई कोस आर आपका टेन आर बन जाएगा। और फिर ये ट्रायंगल मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, इस ट्रायंगल को याद रखिए। जब भी क्रिटिकल एंगल बनता है तो आपको पता है साइन सी इज इक्वल टू 1/n, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ गई है यहाँ पे, ट्रायंगल अच्छा खासा लगना चाहिए आपका। और अगर आप इसको सी बोलते हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है ये n दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेस कितना आएगा, तो ये आएगा √n² - 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में 1 का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल आप याद रख सकते हो, तो बड़ी अच्छी बात है अगर ये याद रह जाए तो आपको। तो अब इसको याद रख के बस आप कर दो क्वेश्चन को सोल्व। 10r को क्या लिखोगे, इसी ट्रायंगल से 10r लिखोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1 में √n² - 1, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, हो गए। चलिए, तो नेक्स्ट पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इसको जितनी भी मेरी वीडियो है, वैसे मैं लास्ट में बता रहा हूँ, शुरू में बताना चाहिए था, कोशिश करा करो उसको 1.5 1.75 या 2x पे सुनने की। ये वाली तो खैर मैं जल्दी ही बताया है, आमतौर पे मैं बिल्कुल कई बार आराम से बताता हूँ, तो उसको 1.5 पे आपको ये अटेंड करनी चाहिए मेरी वीडियो। थैंक यू।